कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर, तो वो क्या देता है हमें? वो हमें देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हमें देता है हीट। ठीक है, अच्छा। अब आपको पहले तो, हाँ मैंने कहा था आपको आज हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे कुछ फॉर्मूलेज लिखने की। अगर अगर मैं बोलता हूं कि जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो जिंक मीन्स Zn, सल्फेट मीन्स SO4। तो फिर आप देख लेते हैं ना कि इसकी वैलेंसी है 2, इसकी भी है 2, मतलब चार्ज है 2 प्लस 2 माइनस, और ये कैंसिल, तो ये ZnSO4 ही रहेगा। ठीक है ना। लेड नाइट्रेट, लेड, लेड का मतलब होता है Pb, नाइट्रेट मतलब NO3। अब Pb की वैलेंसी कितनी है याद करो, तो मैं अब याद हो गई होगी, इसकी है 2, इसकी है 1, तो इसका 2 जाएगा इधर। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने देखा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर, सिल्वर मीन्स Ag, क्लोराइड मीन्स Cl, और दोनों की कितनी है 1 1, कैंसिल, सिल्वर क्लोराइड ऐसे ही लिखा जाएगा। और फिर लेड आयोडाइड, लेड Pb, आयोडाइड I, Pb की कितनी है 2, I की कितनी है 1, और ये 2 आएगा नीचे। ठीक है, PbI2। पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड Ki, K की कितनी है 1, इसकी कितनी है 1, और ये कैंसिल आउट, Ki रहेगा। ठीक है, इसी तरह एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट NO3, NO3, और एल्युमिनियम नाइट्रेट मींस एल्युमिनियम कितना है, इट इज 3, और ये कितना है 1, इसका मतलब इसका 3 आएगा यहाँ। और फिर एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम का है 3, कार्बोनेट का है 2, इसका 2 यहाँ, और इसका 3 यहाँ। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको मैं सोच रहा हूं कि आपको अब आ गई होंगी। ठीक है, और कुछ आपसे पूछ लेता हूं एक दो, क्योंकि जो मुझे यूज करने हैं अभी। हाँ, अच्छा, आप कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम मीन Ca, कार्बोनेट मीन CO3। ठीक है, इसकी भी 2, इसकी भी 2, कैंसिल। ठीक है, आयरन सल्फेट लिख सकते हैं, फेरस सल्फेट, फेरस, फेरस सल्फेट, दो हैं मेरे पास जो बार बार यूज होंगे, एक फेरस और एक फेरिक, फेरिक सल्फेट। फेरस का मतलब है आयरन के ऊपर वैलेंसी कितनी 2, और सल्फेट तो होती ही 2 है, तो दोनों बैलेंस। और फिर फेरिक का मतलब आयरन के ऊपर वैलेंसी कितनी 3, और सल्फेट SO4 की होती है 2। ठीक है, अब इसका 3 इधर और इसका 2 इधर, फेरिक, फेरिक बोलेगा तो 3, फेरस बोलेगा तो 2। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक बोला है तो 3, ऑक्साइड, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रिस क्रॉस, ये 2 यहां और इसका 3 यहां। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस, और वो है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं टोटल 3 टाइप के। एक होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन बाय हीट। ये डीकंपोजिशन क्या होता है, देखो, अगर आपको, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना हो, ब्रेक, तो क्या करते हो आप उसके ऊपर एनर्जी लगाते हो, तो ही तो ब्रेक होगा वो।
उसको हैमर करोगे तो ब्रेक होगा, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ब्रेक होगा। मगर जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए, ब्रेक मतलब डिकम्पोज, उनको डिकम्पोज करने के लिए मतलब ब्रेक करने के लिए या तो हीट यूज की जाती है, या फिर सनलाइट यूज की जाती है, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। तो जितने भी सब्सटेंसेस हमारे पास हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए या तो हम हीट यूज करते हैं, बाय हीट, बाय हीटिंग, आप उनको हीट करोगे तो वो डिकम्पोज होगा तब, या कई होते हैं जिनको आप सनलाइट से डिकम्पोज कर सकते हो, आपको उसके लिए हीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सनलाइट में रखो वो डिकम्पोज हो जाएगा। और कुछ होते हैं और जिनको डिकम्पोज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जो हीट करने से नहीं होगा, सनलाइट से नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने से डिकम्पोज होगा। ये 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिनको डिकम्पोज करने के लिए या हम हीट यूज करते हैं, या हम सनलाइट यूज करते हैं, और या हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम हीट करते हैं डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस डिकम्पोज होते हैं बाय हीट आर नोन एज थर्मल। थर्मल मतलब बाय हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो और ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हीट से नहीं सिर्फ सनलाइट से ही डिकम्पोज किया जाता है उसको कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसे केमिकल्स जिनको सनलाइट से हम डिकम्पोज कर सकते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। जब हम सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, और ऐसे टाइप के रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये 3 तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा टॉपिक है ये, तो बड़ी जल्दी आज ही खत्म कर दूंगा इसको मैं, आप देखना, बहुत आसान भी है। अब हम ऐसे सब्सटेंसेस देखते हैं जिनको डिकम्पोज करने के लिए हम हीट यूज करते हैं, और फिर देखेंगे जिनको डिकम्पोज करने के लिए हम सनलाइट यूज करते हैं, और फिर देखेंगे वो सब्सटेंसेस जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच, अब डिकम्पोज का मतलब क्या हुआ? ब्रेक करना है। अब एक, अगर मान लो एक बड़ा पत्थर है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसे हैमर किया, ठीक है, तो क्या होगा? उसके टुकड़े हो जाएंगे। उसके टुकड़े कितने होंगे? उसके टुकड़े कम से कम 2 तो होंगे ही, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके कितने टुकड़े होंगे? या तो 2 होंगे और या 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। अब लिखने की आदत डालो, साथ साथ लिखा करो चीजों को। जितना लिखोगे उतना जल्दी और लंबे समय तक याद रहेगा। तो मेमोरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपके लिए एक टिप है। तो अगर आपको लंबे समय तक याद रखना है तो आपको लिख लिख के याद करना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस break into या split into 2 or more substances under suitable condition। देखा आपने आपके पास कंडीशन कितनी है? आपके पास 3 कंडीशन है। या आप हीट कर सकते हो, या आप सनलाइट में रख सकते हो,
या आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो। ये 3 कंडीशंस हैं आपके पास, ठीक है। देखो, अब एक बच्चा पूछ रहा है कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से होता है या लाइट से होता है। आप लेट आए हो क्या क्लास में? ये देखो मैंने अभी बताया, सब लिखा हुआ है। जो हीट से होता है उसको बोलते हैं थर्मल, जो सनलाइट से होता है उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल, और जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक। बस इतनी सी बात है। तो फोटोकेमिकल का नाम कहाँ आया? बताओ हर्षित। बीच में आया। ये है फोटोकेमिकल का। तो क्या क्या है ये? विद सनलाइट। हीट नहीं, हीट नहीं बोलते उसको। हीट का मतलब होता है आप फ्लेम लगाते हो। आपने अपने अपने घर में फ्लेम अरेंज किया, गैस अरेंज की, कैंडल अरेंज की, हीट करनी है, तो वो हीट होती है। सनलाइट हीट नहीं होती। सनलाइट सनलाइट होती है, बस सिर्फ आप बाहर रोशनी में रख दो, बस। ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला आता है डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला ये आता है, डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a reaction in which single substance splits into two or more substances under suitable condition। लिखना जरूरी है कि कैसे ब्रेक हुए, आर कार्ड या इस कार्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका मतलब सॉरी, इसका तो डेफिनेशन हो गई हमारी। ठीक है। अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ रहे हैं फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। तो मतलब वो केमिकल रिएक्शंस वेयर हीट इज रिक्वायर्ड। हीट इज रिक्वायर्ड। आप एक सब्सटेंस को आपने ब्रेक करना है, उसको एनर्जी दो, उसको एनर्जी दो। उसके ऊपर हथौड़े मत मारो, उसके ऊपर पत्थर मत मारो, उसको एनर्जी दो। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एनर्जी चाहिए हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनमें एनर्जी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वेयर द सब्सटेंस absorb heat and then decompose, are known as thermal decomposition reaction। ठीक है। the reaction in which sunlight is required, reaction in which sunlight is required to decompose is known as photochemical decomposition reaction। यही है इनकी definition। the substances which decomposes by electricity are known as इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट्स ऑल। आप अपनी लैंग्वेज में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अब सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। ठीक है। अब हम इसके लिए लिखेंगे, नोट्स में ये सब लिखा हुआ है, आप सिर्फ सुनो और चाहे लिखने की कोशिश करो। ठीक है। सुन के लिखने की कोशिश करो, लिखने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय absorption of heat, या सिंपल लिख सकते हैं decomposition reaction which take place by heat, which take place by heating are called thermal decomposition reaction। यही है, बस याद हो गया होगा सबको। decomposition reaction which take place by heating are called thermal decomposition reaction। अब आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल याद रखने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन कभी भी आती है तो टीचर कहता है गिव वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी दो, गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, फेरस सल्फेट को हीट,
किसी को भी जब हम हीट करते हैं तो एरो लगाते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं हीट, ठीक है, याद रखना, एरो के ऊपर लिखते हैं, ऊपर या नीचे कहीं पर भी हीट। अगर आप हीट नहीं लिखना चाहते मत लिखो, उसकी जगह आप ट्रायंगल ना दो। ट्रायंगल का मतलब भी हीट होता है, ट्रायंगल का मतलब होता है हीट। केमिस्ट्री में ट्रायंगल का मतलब हीट होता है, या हीट लिखो या ट्रायंगल ना हो, आपकी मर्जी, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है फेरिक ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में। इसकी 2 है, इसकी 3 है, ये 2 और 3, और प्लस इसमें निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और प्लस निकलती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एक रिएक्शन हो गया, द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और दूसरी बात, ये पेपर में ऐसे आता है, ऐसे आएगा पेपर में, कहा जाएगा FeSO4, और यहाँ लगा देंगे एरो, और ऊपर बना देंगे ट्रायंगल, और आपको कहेंगे नाउ यू कंप्लीट इट, अब कंप्लीट करो। तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पेपर में ये कई बार आ चुका, और स्कूल के टीचर इसको देते हैं, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, ठीक है। और याद रखना होगा, जरूर याद रखना होगा, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, कलर्स याद रखने पड़ेंगे, मुश्किल से 4-5 होंगे जिनके कलर्स आपको याद रखने हैं। टेंशन मत लेना, ज्यादा नहीं होते, होते तो बहुत हैं, बट एनसीईआरटी में जो होते हैं हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर रिएक्शंस नहीं आते, ठीक है। तो ये होता है ग्रीन कलर का, और ये होता है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर। ये दोनों के कलर्स याद रखने हैं आपने, ठीक है। और इन गैसेस के कोई कलर नहीं होते, ये कलरलेस है, बस दोनों के कलर याद रखने हैं। क्यों, पेपर में क्वेश्चन आ चुका पिछले कुछ सालों में कि देयर इज ए ग्रीन कलर सब्सटेंस विच on heating decompose into brown color substance. Yes, this is a good question, this is a question, there is a green color substance, अब आपको याद होना चाहिए, and which decompose on heating gives brown color substance. तो कौन है ग्रीन कलर का, आपको याद नहीं होगा तो आप कैसे वहां आंसर दोगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टीचर तुम्हारी नॉलेज चेक करना चाहता है, टीचर चेक करना चाहता है इस बच्चे को सब कुछ पता है या नहीं पता, ठीक है। तो फेरस सल्फेट वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, जिसको हम हीट करते हैं तो वो हमें देता है फेरिक ऑक्साइड, और साथ में देता है सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको याद रखना पड़ेगा, फेरिक ऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है और फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, याद रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। अब देखते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, decomposition reaction which take place in presence of sunlight are called photochemical decomposition reaction. That's all. फिर से याद कर लो, लिख के याद कर लो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब वो वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो सनलाइट से डिकम्पोज हो जाते हैं, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। Those decomposition reaction which take place by sunlight are called photochemical decomposition reaction. Done? Decomposition reaction which take place in presence of sunlight. Photochemical decomposition reaction are the reaction which take place in presence of sunlight. That's all. किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, बस इसमें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आना चाहिए। तो ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल ये हो गया डेफिनेशन, एक हो गया एग्जाम्पल, बस ये दो ही चीजें, ऐसे ही सारा चैप्टर पूरी 10 चली जाएगी।
एग्जाम्पल दो, डेफिनेशन दो, और इसके ऊपर जैसे मैंने अभी फेरस सल्फेट का क्वेश्चन पूछा था, कौन सा ग्रीन कलर का है जिसको डिकम्पोज करते हैं हीट से और वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट क्वेश्चन इक्वेशंस वही होती हैं, पूछने का ढंग बदल जाता है। ठीक है, अब ऐसा कोई एग्जाम्पल जो फोटोकेमिकल, कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम सनलाइट में रखते हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है? वो है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड ऐसे लिखते हैं, देखो Ag1 क्लोरीन 1। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं, ऊपर लिख दो सनलाइट, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और ब्रेक हो जाता है क्लोरीन गैस में, Cl2 में। सिल्वर में ब्रेक होता है और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन मैंने आपको बताया था, फिर बोल रहा हूं, हाइड्रोजन H2 लिखा जाता है, नाइट्रोजन N2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है। कहने को ऑक्सीजन है मगर लिखा जाता है O2, कहने को नाइट्रोजन है लिखा जाता है N2, कहने को हाइड्रोजन है लिखा जाता है H2, क्योंकि ये अकेले नहीं एग्जिस्ट करते, ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और क्लोरीन, कहने को क्लोरीन है लिखा जाता है Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना है इन सब का। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड ऐसा सब्सटेंस है जिसको सनलाइट में रखा जाता है और वो ब्रेक होता है सिल्वर में और क्लोरीन में। सिल्वर क्लोराइड होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का, और सिल्वर होता है ग्रे कलर का, ग्रे कलर का, याद रखना होगा। तो व्हाइट कलर का सब्सटेंस ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखना होगा। ये है हमारा सिल्वर, ये एक एग्जांपल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल और देखो, और वो है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये भी बन जाता है सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। ठीक है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। और सिल्वर ब्रोमाइड का कलर क्या होता है, याद रखना होगा, येलो, येलो कलर। ठीक है, और सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे, ग्रे। ठीक है, तो आई बात समझ में आपको? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे समझ में। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बस याद रखना होगा, क्योंकि पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आपका आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, दोनों यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ये दोनों यूज होते हैं। डन, आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जैसे वाटर, वाटर में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना है, तो उसके लिए हम उस हाइड्रोजन को लेते हैं और वाटर को लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और ये ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और साथ में करेंगे इसको हम बैलेंस। तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 2, बैलेंसिंग सबको आती है। और एक एग्जांपल, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ सोडियम में और क्लोरीन में, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और फिर ये बदल जाता है सोडियम में और प्लस क्लोरीन में, बैलेंस करेंगे और ये 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये था हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर एक लेक्चर। सबको समझ आ गया होगा?
ठीक है, सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है फोटोकेमिकल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। अब हम एक बार फिर बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में थोड़ी बात और करनी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस और भी तरह के आते हैं जो कि एनसीईआरटी में हैं। जरा इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको कहा कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन दो, आपने दे दी। decomposition reaction which take place by heating are called thermal decomposition reaction। फिर मैंने कहा एक एग्जांपल दो, तो मैंने कहा एग्जांपल आप याद करो फेरस सल्फेट का, क्योंकि ये पेपर में टीचर पूछ लेता है। फेरस सल्फेट when we heat it, it is decomposed into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide। yes, अब देखो कुछ सब्सटेंसेस और भी हैं जो डिकम्पोज होते हैं हीट करने से, हमें उनको भी याद रखना है। जैसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर इसी तरह से अगर हम जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं और ये ब्रेक होता है जिंक ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसी तरह हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करते हैं और ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। इसको देखो ये क्या है, इसको समझो ये क्या है। ये कह रहे हैं क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट डिकम्पोजेस इनटू मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैं फिर से बोलूंगा और इस बात को जोर से बोलूंगा, आपको समझना है ये क्या है, ये सारे क्या है। कार्बोनेट्स, किसके कार्बोनेट्स? मेटल के कार्बोनेट्स, जितने भी मेटल्स हैं उनके कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट को जब हीट करते हो तो क्या होता है, वो मेटल ऑक्साइड में बदल जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यस, कार्बन डाइऑक्साइड कॉमन है और ये साथ में और क्या बनता है, ये बनता है, ये क्या है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो ये वर्ड, ये एक लाइन यहाँ लिखनी है आपने, फटाफट कॉपी में लिखो कि मेटल कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग डिकम्पोज। लिखते जाओ लिख लिख के याद करो। डिकम्पोज इनटू, जरूर लिखो मेरे साथ साथ, मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ठीक है, तो याद हो गया आपको। अब आप सोचो, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं आपको कोई भी मेटल कार्बोनेट दे दूं तो आप क्या करने वाले हैं, तो बस आप उसको हीट करेंगे, मेटल ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे और इनको बैलेंस भी कर लेना। ठीक है ना, सभी को जितनी भी इक्वेशन लिखेंगे आप बिना बैलेंस किए नहीं छोड़ सकते, आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, बैलेंसिंग जरूरी है। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, आपको आया समझ, नोट डाउन नाउ। अब एक बात याद रखना, बहुत जरूरी बात, अभी मैंने आपको रटवा दिया, मैंने कहा रट लो क्या, कि मेटल कार्बोनेट्स जो है वो जब हीट करने पर हमें देते हैं मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखो एक बात सबने याद रखनी है, क्या, सोडियम कार्बोनेट, पेपर में क्वेश्चन आया, सोडियम Na2CO3 डैश ऊपर हीट और पोटेशियम कार्बोनेट C2K2CO3
और ऊपर हीट, इसे कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन, नो डिकम्पोजिशन, कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट जो है वो जितनी भी हीट कर लो वो बहुत स्टेबल है, बड़े स्ट्रॉन्ग है, ब्रेक ही नहीं होते। याद रखना होगा, दिस इज द एक्सेप्शन केस, कि वो ब्रेक ही नहीं होते। ठीक है ना, कि वो ब्रेक ही नहीं होते, बस याद रख लो। ठीक है, डन। आपको याद रहेगा, ये एक एक्सेप्शन केस आपने इसमें याद रखना है कि वो ब्रेक नहीं होते। डन, यस। अब और याद करो एक और बात, मेरे पास फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ज्यादा एग्जांपल नहीं है, मगर मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जो कि एग्जाम में आ जाते हैं। तो आपने देखा कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, फिर से याद करा रहा हूं, एक आपने फेरस सल्फेट को डिकम्पोज किया, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, और बैलेंस जरूर करना है इक्वेशन को। और उसके बाद आपने देखा कि जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं वो सारे डिकम्पोज हो जाते हैं। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, इसका कलर क्या होता है? नो कलर, नो कलर। ठीक है, चलो एक बात और, ये भी देखा गया है, बोलने जा रहा हूं, ये भी देखा गया है, लास्ट पॉइंट, बस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डिटेल खत्म। ये भी देखा गया है कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये देखा गया है कि जितने भी नाइट्रेट हैं, जैसे PbNO3, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट हीट करो, किसमें बदलेगा? लेड ऑक्साइड में, प्लस लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में प्लस ऑक्सीजन गैस में। याद रखना होगा, जितने भी, जैसे फिर से, जैसे कि जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, ये 2 लिखो, जिंक नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं बनता है ZnO प्लस NO2 प्लस O2। फिर दोबारा से, कैल्शियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये एक और टाइप का रिएक्शन देखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है? मेटल नाइट्रेट्स। ये कौन है जो हीट किए जा रहे हैं? ये कौन है जिनको हम हीट कर रहे हैं? और ये है मेटल नाइट्रेट्स। ये सब मेटल नाइट्रेट्स हैं, सब मेटल नाइट्रेट्स हैं। और जब इनको हीट करते हैं तो बदलते हैं मेटल ऑक्साइड में। ये है मेटल नाइट्रेट्स, मेटल नाइट्रेट्स। और ये जब हीट किए जाते हैं तो ये ब्रेक होते हैं किसमें? मेटल ऑक्साइड में। और क्या मिलता है हमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिक्स है और ऑक्सीजन फिक्स है। बैलेंस आप करेंगे जरूर। ठीक है, आई बात समझ में? क्या करना है आपने? क्या कहा मैंने? जितने भी मेटल नाइट्रेट्स हैं दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग इनटू मेटल ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। याद रखना होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर ब्राउन होता है, ब्राउन होता है, याद रखना होगा, इसका कलर ब्राउन होता है। ठीक है, इसका कलर ब्राउन होता है, याद रखना होगा, इसका कलर ब्राउन होता है। डन, ठीक है। अच्छा, अब पेपर में क्वेश्चन आता है, विच सब्सटेंस ऑन हीटिंग गिव्स ब्राउन कलर गैस? यस, इट्स ए गुड क्वेश्चन, it's a good question. Which color, which substance when heating, while heating gives brown color gas? तो आपको एक रिएक्शन याद रखना है जो एनसीईआरटी में है, वो है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो ये हमें देगा लेड ऑक्साइड प्लस प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन।
ये है ब्राउन कलर गैस, ये है ब्राउन कलर गैस। जितनी भी गैसेस हैं उन सब में ब्राउन कलर की जो गैस है वो है सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बस। ठीक है, आया सबको समझ में? आ गया होगा सबको समझ? ठीक है, तो याद रखना है इसमें, इसका कलर भी याद रखना है आपने। इसका कलर वाइट है, वाइट है, याद रखो। लेड नाइट्रेट वाइट होता है, याद रखो। लेड ऑक्साइड येलो होता है, येलो। बस, ये बहुत थोड़े सब्सटेंसेस होते हैं जिनके कलर्स आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है, तो व्हाइट कलर किसका होता है? व्हाइट कलर किसका होता है? लेड नाइट्रेट का, याद रखो। तो पेपर में क्या आता है? देयर इज ए व्हाइट कलर सब्सटेंस व्हेन वी हीट इट, इट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो कौन सा कलर है व्हाइट कलर का, और कौन सा सब्सटेंस है व्हाइट कलर का जिसको हम हीट करते हैं और वो हमें क्या देता है? और वो हमें देता है ब्राउन कलर की गैस, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मतलब वो कौन सा सब्सटेंस है? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो आज की क्लास के लिए आपको एक तो FeSO4 का डिकम्पोजिशन याद रखना है, और लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन याद रखना है, और एक याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन हीटिंग। ठीक है, तो ये है हमारा कंप्लीट लेक्चर ऑन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आज हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि किसी को हटा के उसकी जगह पे बैठ जाना, मतलब किसी को हटाना और उसकी जगह खुद ले लेना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक एलिमेंट आता है ग्रुप में और एक को डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह ले लेता है। जैसे जैसे ए प्लस बी सी एरो। अब ए आता है ग्रुप में, ए अकेला है, एक सिंगल एलिमेंट, और एक ग्रुप में आता है और ये सिंगल एलिमेंट इस बी को डिस्प्लेस कर देता है, कहता है चलो भागो। तो बी को घर से, समझो बी को घर से बाहर निकाल देता है। तो बीसी के घर में घुसता है और बी को घर से बाहर निकाल देता है और बी की जगह खुद ले लेता है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक ताकतवर एक कमजोर को हटाता है, उसके घर में घुस जाता है और उसको घर से बाहर निकाल देता है। मतलब reaction in which one element take place of the another element in a compound is known as displacement reaction। ठीक है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट एक ग्रुप एक कंपाउंड में आता है और उसमें से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। तो ये थी उसकी डेफिनेशन। एक बार रिपीट करता हूं, आज आपको सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे, और वो है रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट जैसे ए, वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ द अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें होता क्या है, व्हाट हैपेंस इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या मतलब है कि एक ताकतवर, मतलब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब ये रिएक्शन तभी होगा जब ए ताकतवर होगा बी से, तभी तो उसको हटा पाएगा। ठीक है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन को डिफाइन करो, डिफाइन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डेफिनेशन आप दे देंगे, and that is the reaction in which one element take place the another element in a compound is known as displacement reaction. दूसरा क्वेश्चन, what happens in displacement reaction? displacement reaction में क्या होता है? in displacement reaction high reactive element displaces the low reactive element. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि give an example ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो एग्जाम्पल देना होगा। अब एग्जाम्पल देते समय आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन ताकतवर है। जैसे कि आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं, ये आयरन स्टिफ है, आयरन जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करता है, इसको भगाता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। तो क्या बन जाता है? FeSO4 और कॉपर अकेला बाहर हो जाता है। ऐसे कि जैसे कोई ताकतवर किसी घर में घुसा और घर के आदमी को घर से बाहर निकाला और उसके घर में खुद बैठ गया। तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, इसलिए कॉपर को वो हटा देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है और कॉपर अकेला घर के बाहर बैठ जाता है। ठीक है, समझ गए? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मगर याद रखना, फिर जब कॉपर अगर अकेला हो और वो अगर आयरन सल्फेट के बीच में आए तो क्या कॉपर भी आयरन को भगा देगा? नहीं, क्योंकि कॉपर वीक है, कॉपर कमजोर है, आयरन ताकतवर है, इसलिए कॉपर आयरन को नहीं हटा सकता, इसलिए कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। ये कैसे पता चलेगा कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है? इसके लिए हमारे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट को आपको याद रखना है। मैं लिस्ट याद करने का आपको एक तरीका बताता हूं। एक नाम बनाया है मैंने, उसे आपने याद रखना होगा। मिस्टर PSBC, माजिंटल, ठीक है, मिस्टर PSBC माजिंटल। इसमें ये P क्या है? जैसे P मतलब पोटाशियम, P सबसे पहले P है, सबसे पहले P मतलब पोटाशियम, और इसको लिखते हैं K, और उसके बाद है S मतलब सोडियम, इसको लिखते हैं Na, और फिर है B है बेरियम, इसको लिखते हैं Ba, और फिर है C मतलब कैल्शियम, इसको लिखते हैं Ca। PSBC माजिंटल याद कर लो, PSBC माजिंटल याद करो। फिर M क्या है? M है मैग्नीशियम, इसको लिखते हैं Mg। और A क्या है? A है एल्यूमिनियम, और फिर Z क्या है? Z है जिंक,
और फिर आई क्या है, आई है आयरन, आयरन, और एन क्या है, एन है निकल, निकल, और टी क्या है, टी है टिन, टिन, इसका सिंबल है एसएन, निकल का सिंबल है एनआई, आयरन का सिंबल है एफई, और लेड, एल मतलब लेड, LEAD, लेड, सिंबल है PB। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद आता है हाइड्रोजन, और फिर आता है कॉपर, और फिर सिल्वर, और फिर गोल्ड। ठीक है, अच्छा, अब जो पहले आएगा वो ज्यादा ताकतवर होगा, जैसे कि जैसे कि कैल्शियम ताकतवर है मैग्नीशियम से, जैसे कि मैग्नीशियम ताकतवर है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम ताकतवर है जिंक से। ठीक है, इस तरह से जिंक ताकतवर है निकल से, ओ सॉरी आयरन से। ठीक है, ये आपको याद होगा यहां से, मिस्टर PSC मार्जिंटल से, जो पहले आया वो ज्यादा ताकतवर। अब आप बताओ, अगर मैं आपको कहूं एल्युमिनियम प्लस कैल्शियम सल्फेट क्या होगा, तो आप कहोगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम कमजोर है, नीचे है, देखो एल्युमिनियम बाद में आता है, ये रहा एल्युमिनियम, वो बाद में आता है, पहले कौन आता है, कैल्शियम। तो एल्युमिनियम कमजोर है, ये अकेला है, कमजोर है, कैल्शियम को नहीं हटा सकता। अगर ये कैल्शियम प्लस एल्युमिनियम सल्फेट होता, एल्युमिनियम सल्फेट होता, तो क्या होता, तो फिर ये रिएक्शन होता क्या, हाँ ये रिएक्शन होता। कैल्शियम ताकतवर है, एल्युमिनियम को भगाएगा, और ये कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और एल्युमिनियम अकेला हो जाएगा, और इसके बाद बैलेंसिंग करनी होती है, यहाँ 3 आएगा, और उसके बाद एल्युमिनियम 2 है, और कैल्शियम भी 3 है, बैलेंसिंग करनी होती है। ठीक है, अब समझ में आया आपको कब रिएक्शन होगा, कब रिएक्शन नहीं होगा। फिर से देखो, कॉपर प्लस एल्युमिनियम, कॉपर प्लस सिल्वर क्लोराइड, क्या रिएक्शन होगा, कॉपर सिल्वर क्लोराइड के साथ। जरा लिस्ट में देखो, कॉपर ऊपर है, इसका मतलब कॉपर ताकतवर है, कॉपर सिल्वर को हटाएगा, तो ये कॉपर क्लोराइड बन जाएगा, और सिल्वर अकेला पड़ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं सिल्वर को प्लस कॉपर क्लोराइड में डाल दूं, तो क्या रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर कमजोर है। लिस्ट देखो, लिस्ट देखो, सिल्वर कमजोर है, कमजोर ताकतवर को नहीं हटा सकता, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको ऐसा रिएक्शन दिया जाएगा और एरो लगा के छोड़ देंगे, और आपसे पूछेंगे बताओ क्या होगा। ठीक है, ऐसा ही एक रिएक्शन मेरे पास और है, जैसे अब मैंने आपको सारे रिएक्शन बता दिए, और वो है जैसे Al, जैसे A2O3 प्लस 2B एरो B2O3 प्लस 2A, और फिर नेक्स्ट है 3CSO4 प्लस 2B एरो B2SO4 और 3 और प्लस 3C, और फिर थर्ड है 3CO प्लस 2A एरो A2O3 प्लस 3C। अब इन तीनों रिएक्शंस को देखो, इन तीनों रिएक्शंस में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा ताकतवर,
और फिर लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कमजोर। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है? देखो यहां पे देखो, पहले रिएक्शन को देखो, बी ए को हटा रहा है, इसका मतलब बी ताकतवर है। ठीक है, याद रखेंगे बी ताकतवर है ए से। दूसरे रिएक्शन में देखो, बी सी को भी हटा रहा है, इसका मतलब बी ए बी सी तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया, क्योंकि बी ए को भी हटा रहा है, बी सी को भी हटा रहा है, इसका मतलब बी सबसे ज्यादा ताकतवर है, मोस्ट एक्टिव हो गया बी। अब और देखो, तीसरी इक्वेशन बताएगी ए सी को हटा रहा है। अच्छा, ऊपर देखें तो बी सी को हटा रहा है, बी सी को हटा रहा है, सी कमजोर है, हट गया। और नीचे वाली रिएक्शन देखें तो ए सी को हटा रहा है, इसका मतलब सी कमजोर है, इसका मतलब सी सबसे कमजोर है, सबसे हट रहा है, सारे इसको हटा रहे हैं, इसका मतलब लीस्ट रिएक्टिव कौन हुआ? सी। आगे बात समझ में? यस। एक बात और, अभी हमने देखा इस रिएक्शन को, कॉपर सल्फेट के रिएक्शन को। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसे याद रखना है। देखो, कॉपर आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो है ब्लू कलर, ये है ब्लू कलर, ब्लू कलर। और जब ये आयरन इसको हटाता है तो आयरन सल्फेट बन जाता है, और ये है ग्रीन कलर का। इसका मतलब ये हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर चेंज हो जाता है, तो याद रखना होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर चेंज होता है, बस दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये रिएक्शन याद रखना है, और कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट दोनों का कलर भी याद रखना है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बस मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप के अंदर एक अकेला एलिमेंट आ जाता है, और यहां कौन है? BC। अकेला एलिमेंट एक ग्रुप में एंटर करता है और एक को भगाता है, इसे हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कि एक ताकतवर एक कमजोर को बेघर कर देता है, उसके घर से निकाल देता है उसको, और उसके घर में खुद घुस जाता है। अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? कलर चेंज होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कलर चेंज हो जाता है, जिस कलर का कंपाउंड होता है और फिर दूसरे कलर का बन जाता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा रह जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, बस। ठीक है, अब हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब हमारा ये टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल मतलब दो लोगों की आपस में लड़ाई, मतलब टू कंपाउंड्स, जैसे कि AB और CD, देयर आर टू कंपाउंड्स विच रिएक्ट्स, जो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? दो नए कंपाउंड बनाते हैं, दो नए कंपाउंड। A ताकतवर है या C ताकतवर है? देखो, जो ये पहले वाले हैं ना, ये पॉजिटिव साइन होते हैं, ये नेगेटिव साइन होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही डिस्प्लेस करते हैं हमेशा एक दूसरे को, तो पॉजिटिव वाले मेटल होते हैं पहले वाले। अब हमें देखना है A C से ज्यादा ताकतवर है या फिर C A से ज्यादा ताकतवर है। जो ताकतवर है दूसरे के घर में घुस जाएगा, उसको भगा देगा, दैट्स ऑल। A ताकतवर है, मैं कह रहा हूं, मान लो
ए ताकतवर है, सी को हटाएगा और ये एडी बन जाएगा। मगर सी फिर कहां जाएगा? सी ए इसके घर में आ जाएगा और सी इसी के घर में चला जाएगा, क्योंकि इसके घर में एक जगह खाली हो गई, ये उसी के घर में घुस जाएगा और ये क्या बन जाएगा? और ये बन जाएगा सी बी। दैट्स ऑल। ठीक है, आई बात समझ में? आगे सबको बात समझ में? यस, ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और दो नए कंपाउंड बनाते हैं। मगर इसमें होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ एटम्स। ये एटम्स हैं, देखो ये ए बी सी डी, ये एटम्स हैं, ये एटम्स का एक्सचेंज हो जाता है, ये एटम एक्सचेंज हो जाते हैं, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इसे हम कह देते हैं देयर इज एक्सचेंज ऑफ एटम्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब? क्या मतलब? देखो, जैसे जैसे PbNO3, ये एक कंपाउंड है हमारे पास, इसको हम पोटाशियम आयोडाइड से रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? और ये क्या होता है? पोटाशियम लेड को भगाता है, क्योंकि लेड कमजोर है और पोटाशियम ताकतवर है, तो पोटाशियम नाइट्रेट बनाता है और प्लस PbI बन जाता है। क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया। किसका? Pb का। किसके साथ? K के साथ। और क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। किसका? NO3 का। NO3 एटम है क्या? नहीं, ग्रुप ऑफ एटम है। इट्स ए ग्रुप ऑफ एटम, मतलब एक कंपाउंड, उसको कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम। तो हम डेफिनेशन में क्या कहेंगे? रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है असाइनमेंट में, फिर भी मैं लिख रहा हूं, ए केमिकल रिएक्शन in which two compounds reacts to form two other compounds, two new compound लिख दो, new compounds by, कैसे? by mutual, कैसे बनाते हैं? by mutual sharing या exchange, by mutual exchange of atoms और ग्रुप ऑफ एटम, या एटम एक्सचेंज होंगे या ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज होंगे, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं एंड न्यू टू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द एक्सचेंज ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके लिए आपको याद रखने होंगे दो एग्जाम्पल। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन और उसके बाद गिव टू एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल याद रखने होंगे, PbNO3 प्लस Ki, जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड में मिक्स करते हैं, और या फिर जब हम सोडियम सल्फेट को ऐड करते हैं बेरियम क्लोराइड में। ये दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, आप याद रखो, ये कभी भी पूछे जाएंगे, अकेले भी पूछे जाएंगे और ये किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जाएंगे आपसे। और ये बनता है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, और ये 2 और यहाँ पे 2, और ये क्या बनेगा? इट इज सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। याद रखो, जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, इसमें प्रेसिपिटेट बनता है मतलब पत्थर बनता है। जब हम दो सॉल्यूशन मिलाते हैं और सॉल्यूशन मिलाने के बाद थोड़ी देर में देखते हैं कि छोटे छोटे स्टोन बन गए बीच में, और जब दो सॉल्यूशन मिलते हैं और स्टोन बनते हैं मतलब पत्थर की तरह, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट शॉर्ट फॉर्म में PPT, प्रेसिपिटेट।
येलो प्रेसिपिटेट, ये येलो कलर का होता है, याद रखो। जो इसमें जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड आपस में ऐड होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाता है पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, तो ये बनाता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब जस्ट लाइक छोटे छोटे स्टोन्स की तरह, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए वो नीचे पड़े रहते हैं और आराम से हम उनको अलग कर लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसी तरह दूसरे रिएक्शन में भी सोडियम सल्फेट में जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है और बेरियम सल्फेट बनाता है, जो कि प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का। इट इज व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसमें पत्थर बनते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। ऐसा नहीं कि मोटे मोटे पत्थर बनते हैं, पत्थर टाइप जो कि पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो आराम से अलग हो जाते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज्यादातर हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, पत्थर बन जाते हैं छोटे छोटे, इसलिए उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो नाम हैं, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? तो व्हाट इज प्रेसिपिटेट? A substance which is insoluble in water is formed during a chemical reaction. A substance, पत्थर को तुम क्या बोलोगे? Insoluble in water। हम कहते हैं छोटे छोटे पत्थर बन रहे हैं, मतलब क्या लिखूं? उसके लिए लिखना है, उसके लिए लिखना होता है insoluble in water। तो प्रेसिपिटेट क्या है? एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? सब क्वेश्चन असाइनमेंट में लिखे हुए हैं। तो precipitate, a substance which is insoluble in water and is formed during a chemical reaction is called precipitate। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस और। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हुआ डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हो गया। गिव वन एग्जाम्पल। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दे दिए, दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर पेपर में रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं और एरो लगा देते हैं और बोलते हैं आगे कंप्लीट करो, तो अपने आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, अच्छा तीसरा, व्हाट इज प्रेसिपिटेट? तो मैंने आपको बताया सब्सटेंस which is insoluble in water is formed during a chemical reaction is called precipitate। What is the other name of displacement reaction? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। What is the other name of double displacement reaction? तो other name of double displacement reaction is precipitation reaction। ठीक है, yes। अब क्वेश्चन आता है, तो फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहला सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहला स्टेप डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन लिख देना। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में है, आपको मिल जाएगा, सुनते जाओ। पहला स्टेप डेफिनेशन लिखो और दूसरा स्टेप ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चेंज इन कलर होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। और फिर तीसरा स्टेप, ये जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। दीज रिएक्शंस आर
slow and these reactions are fast. That's all. ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक रिएक्शन। ठीक है, सबको आराम से समझ में आ गया होगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब जैसे आपको एक रिएक्शन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये रिएक्शन किसका है, सिंगल का कि डबल का। जैसे KCl प्लस AgNO3 gives AgCl प्लस KNO3। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ ये रिएक्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर क्वेश्चन पूछता है इज देयर एनी अदर नेम फॉर दिस रिएक्शन, या क्वेश्चन पूछता है राइट टू नेम्स फॉर दिस रिएक्शन। तो फर्स्ट नेम इज डबल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड नेम इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यस, आप सबको समझ में आ गया। यही है हमारा टॉपिक, यही है हमारा टॉपिक, सिंगल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आ रही है बात समझ में, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और फिर व्हाट आर द टू नेम्स फॉर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यस, अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे को इस बात का पता होना चाहिए। देखो, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट पता है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट स्टोन का फॉर्मूला है, मतलब ये प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट है, मिल्की वाइट, इट इज जस्ट लाइक ए स्टोन, प्रेसिपिटेट, मिल्की वाइट। जब हम, फिर सुनो, ये हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको याद आया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे आया मेरे पास, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आया जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर डाल दिया, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जब हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो ये जो भी है यहां व्हाइट कलर के पत्थर बन जाते हैं, मतलब ये मिल्की वाइट हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर ऐसा होता है। फिर इस रिएक्शन को याद रखा गया, क्या सोच के याद रखा गया कि क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए टेस्ट कर सकते हो। अब एक मेरी बात ध्यान सुनो, क्या आप बता सकते हो कि गैस जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है,
अगर किसी भी टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन चल रहा है, आप बता सकते हो कि ये हाइड्रोजन गैस है? क्या आप बता सकते हो कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है? क्या आप बता सकते हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तीनों के लिए रिएक्शन होते हैं, तीनों को टेस्ट करने का तरीका होता है। पहला, अगर रिएक्शन में बबल्स निकल रहे हैं, बबल्स, पॉपिंग साउंड आ रही है, पट 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 आवाज आ रही है, बबल्स निकल रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस है। बबल्स फॉर्मेशन होती है। अगर बबल्स निकलते हैं, बबल्स विद पॉप साउंड, का मतलब है कि दैट गैस इज हाइड्रोजन। तो कोई कहता है बता सकते हो हाइड्रोजन गैस कब पता लगती है, कैसे पता लगती है कि हाइड्रोजन गैस है? तो हम कहते हैं जब बबल्स निकलते हैं, पॉपिंग साउंड आती है, पट 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 आवाज आती है। दूसरा, कोई कहता है बता सकते हो नाइट्रोजन गैस डाइऑक्साइड गैस का पता कैसे चलता है? हमने कहा बता सकते हैं। पता कैसे चलता है? हम बता सकते हैं। कैसे? ब्राउन कलर के फ्यूम निकलते हैं, ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा। If the fumes, brown color fumes are formed, then that gas is nitrogen gas. तीसरा क्वेश्चन, हर टीचर के पास 3 क्वेश्चन है बस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता कैसे लगाओगे? कि आपके पास एक गैस है, आपको पता लगाना है कि ये गैस क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं है। आप पता लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? आप पता लगा सकते हो कि जब वो जो गैस जिसका आपने पता लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करा दो। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का हो जाए, मिल्की व्हाइट कलर का, जस्ट लाइक पत्थर की तरह बनने लग जाए, व्हाइट कलर का, मिल्की व्हाइट कलर का हो जाए, तो फिर कह देना कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो दिस इज द टेस्टिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये रिएक्शन टेस्ट है, दिस इज द टेस्ट रिएक्शन फॉर CO2। अब मैं आपसे अलग से क्वेश्चन पूछता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा मैं आपसे पूछने आता हूं कि मुझे बताओ कि एक गैस को कैसे जज कर सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। कैसे जज कर सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या नहीं? तो कैसे जज कर सकते हैं? उसको जज कर सकते हैं बाय पासिंग द गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से उस गैस को पास कर दो। इफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिकम्स मिल्की, देन दैट गैस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अदरवाइज नो। समझ गए? यस। तो हमारा एक क्वेश्चन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्वेश्चन नंबर 9, वो मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ना एक बार, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसको।